निष्पक्ष यानी बिना किसी पक्षपात के किए गए न्याय की हर ओर जय जयकार होती है। मित्र होते हुए भी मित्र के विपरीत फैसला देना और दुश्मनी होते हुए भी दुश्मन के पक्ष में फैसला देना, इसी भाव पर आधारित है यह कहानी। यह कहानी बताती है कि मित्रता में विचारों का मिलना अनिवार्य होता है। मित्रता जरूरी नहीं कि किसी भी प्रकार के संबंध के आधार पर हो। आइए पढ़ते हैं इस कहानी पंच परमेश्वर को और जानते हैं क्यों पंचों को परमेश्वर यानी ईश्वर की आवाज़ कहा जाता है। इस कहानी का प्रारंभ होता है दो मित्रों से, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। वे दोनों एक ही गांव में रहते हैं, बचपन से पक्के मित्र हैं। दोनों एक दूसरे के साथ साझेदारी में, पार्टनरशिप में खेती करते हैं। कुछ इधर उधर पैसे के लेन देन में, ब्याज वगैरह पर देने में भी उनका आपस में साझा है। लेकिन उनकी मित्रता का मूल मंत्र है उनके विचारों का आपस में मिलना। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या शादी विवाह का किसी प्रकार का कोई नाता उनका आपस में नहीं है। जुम्मन जब हज करने गए, हज करना यानी मक्का मदीना की यात्रा करना, तो वे अपना खेत घर बार अलगू चौधरी को संभला कर गए ताकि वे ध्यान रख सके। इसी प्रकार से जब अलगू चौधरी कहीं जाते थे तो वे उनको संभला करके जाते थे। इस प्रकार का उनका आपस में बहुत बड़ा गहरा नाता था। यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है, मुख्य कहानी, जिसके कारण इस कहानी को पंच परमेश्वर का नाम दिया गया है। जुम्मन शेख की एक मौसी थी जिसे खाला जान कहते हैं फ़ारसी में। उनके पास जो ज़मीन थी उस ज़मीन को जुम्मन शेख ने अपने नाम लिखवा लिया। अपने नाम लिखवाने से पहले उन्होंने उनके ऊपर बहुत मेहरबानी करी, खूब खाना पीना, खूब अच्छे कपड़े देना, खूब उनका ध्यान रखना। जैसे जैसे वायदे उसने किए थे वो सारे वायदे किए और अपने नाम ज़मीन करवा ली। और फिर ज़मीन नाम होने के बाद जैसे ही रजिस्ट्री की मोहर लगी, छाप लगी, उनका सारा व्यवहार, सारा बर्ताव, आचरण ही परिवर्तित हो गया। अब वे तो ध्यान देते ही नहीं, साथ ही उनकी पत्नी करीमन भी खाला जान को नित्य नए तानों के सालन देने लगी, मतलब ताने मारने लगी, उनको कड़वे वचन कहने लगी कि 2-3 बीघे ऊसर यानी बंजर भूमि दे दी है, इतने में तो हम पूरा गांव खरीद लेते। लेकिन हकीकत बात ये थी कि उनकी ज़मीन से बहुत इनकम होती थी, लेकिन क्योंकि अब उनका मतलब निकल चुका था, स्वार्थ सिद्ध हो चुका था, इसलिए वे उन पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। और जुम्मन शेख भी अपनी पत्नी के मामले में कोई अड़चन नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन बात बहुत बिगड़ गई तो खाला जान ने कहा कि भाई या तो मुझे अलग से पैसा दे दिया करो ताकि मैं अपना कुछ खा पका लूँगी, मुझे आप पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो खाला जान ने कहा कि अब मुझे पंचायत बुलानी पड़ेगी। यह सुनकर जुम्मन शेख मन ही मन हंसा, जैसे कोई शिकारी हिरन को अपने जाल में फंसने जाते हुए देख करके हंसता है। वह जानता था कि इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर उसका उपकार नहीं हो, जो उसके कर्ज में नहीं डूबा हुआ हो। इसलिए अगर पंचायत होगी तो जीत उसकी निश्चित है, क्योंकि कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता, उससे कोई शत्रुता नहीं ले सकता था। अपनी व्यथा कथा को सुनाने के लिए खाला जान अपनी छड़ी लेकर के, छड़ी के सहारे न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के जो गांव थे उन गांवों में घूमी, सबको अपनी मर्म कथा, अपने दुख भरी करुण कथा सुनाई। बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे सांत्वना दी। सुना सबने, मगर सांत्वना बहुत कम लोगों ने दी और उसके साथ आने के लिए बहुत कम लोग तैयार हुए। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो उनका साथ देना चाहते थे, लेकिन केवल ऊपरी मन से। सबसे अंत में वह अलगू चौधरी के पास पहुंची और उससे भी पंचायत में आने का निवेदन किया। लेकिन अलगू चौधरी ने कहा कि मुझे क्यों फंसाती हो खाला जान, मैं आकर के क्या करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं वहां आऊंगा तो मुझे सच्चाई बोलनी पड़ेगी और मैं जुम्मन से अपनी मित्रता नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर खाला जान कहती है कि क्या तुम बिगाड़ के डर से ईमान की बात यानी सच्ची बात, ईमानदारी की बात जो है वह नहीं कहोगे। यह कहकर के वो चली जाती है और खाला जान के शब्द
अलगू चौधरी के मन में गूंजने लगते हैं। अलगू चौधरी का जो धर्म है वो जाग उठता है। कहा जाता है कि हमारे सारे ज्ञान की संपत्ति लुट जाए, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमें ललकारता है तो हम सचेत हो जाते हैं और फिर कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलते। ऐसा ही अलगू चौधरी के साथ में हुआ। उसे भी अपने धर्म, अपने ज्ञान का आभास हुआ। कुछ समय के पश्चात एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे गांव में पंचायत बैठी, जहां बूढ़ी खाला ने अपना मुकदमा प्रस्तुत किया। रामधन मिश्र ने पूछा कि किसे पंच बनाना चाहती हो, पंचों का चयन हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जुम्मन शेख ही चुन ले पंच को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जुम्मन शेख ने जब इधर उधर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि चारों ओर उनके दुश्मन ही बैठे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति जब गलत काम करता है तो उसे सब गलत काम करने वाले ही दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब पंचायत खालाजान ने बुलाई है तो वो ही किसी को पंच चुन लें। खालाजान उनके इस ताने को समझ गई, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें और किसी पर विश्वास हो या ना हो, अलगू चौधरी पर तो है, मैं अलगू चौधरी को ही पंच बनाती हूँ। यह सुनकर जुम्मन शेख खुशी से फूल उठे, लेकिन उन्होंने अपने मन के भावों को छिपाते हुए कहा, आप चाहो जिसे बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अलगू चौधरी भी जब पंच के पद पर बैठे तो उन्होंने कहा कि खालाजान और जुम्मन शेख, आप दोनों हमारे संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अब हम पंच के पद पर बैठे हैं और पंच के पद पर बैठने वाला किसी का सगा संबंधी नहीं होता, इसलिए आप हमारी नज़र में एकदम समान हैं, बराबर हैं। आप दोनों के लिए हमारे मन में कोई पक्षपात का भाव नहीं होगा। जुम्मन को विश्वास था कि अब हमारी जीत निश्चित है। यह अलगू जो कुछ कह रहा है यह केवल बहाने की ही बातें हैं, यह केवल दिखावा कर रहा है। जबकि अलगू जो था वो बहुत ही कानूनी व्यक्ति था। इधर रामधन मिश्र इस बात से चिढ़ गए कि खालाजान यानी बुढ़िया ने अलगू चौधरी को पंच क्यों चुना, क्योंकि वे जुम्मन शेख के विरुद्ध थे। लेकिन अब जो होना था वह हो चुका था, इसका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। जुम्मन शेख से अलगू चौधरी ने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे। जुम्मन शेख बड़े ही आश्चर्यचकित थे कि इसको क्या हो गया। ये जब अभी मेरे पास बैठा हुआ था तो कैसी मीठी मीठी मधुर मधुर बातें कर रहा था, मेरा साथ देने की बात कर रहा था। अब यह पंच बन गया है तो न जाने किस जन्म की कब्र खोदने में लगा हुआ है, न जाने कब की बुराइयां इसके मन में भरी हुई है जिन्हें यह आज निकाल रहा है। जुम्मन शेख सोच विचार में पड़े हुए थे, तब तक अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुना दिया कि जुम्मन शेख, पंचायत को यह बिल्कुल सही मालूम होता है कि खालाजान की खेती से इतनी आमदनी होती है कि उन्हें हर महीने अलग अलग खर्च दिया जा सके। यदि आप ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह रजिस्ट्री आज ही रद्द समझी जाए। इस बात को सुनकर के रामधन मिश्र और अन्य पंचों ने उनकी जय जयकार करनी शुरू कर दी। सभी लोग कहने लगे कि ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर यह धरती ठहरी हुई है, वरना कभी के पाप से डूब करके यह रसातल यानी पाताल में चली गई होती। चारों ओर जय जयकार होने लगी, पंच परमेश्वर की जय। लेकिन जुम्मन के मन में अब दुश्मनी का भाव आ गया। उसके मन में मित्र की यह कुटिलता चुभने लगी कि ऐसा कैसा मित्र है जिसने मेरा साथ नहीं दिया। हकीकत बात यह थी विद्यार्थियों कि वह अलगू चौधरी के भावों को समझ ही नहीं सके। अलगू चौधरी के द्वारा दिए गए इस फैसले ने उनकी मित्रता की नींव हिला करके रख दी। ऐसा लगने लगा कि उनका इतना पुराना मित्रता का वृक्ष किसी बेकार से मिट्टी पर खड़ा था और ढह करके गिर गया। उनकी मित्रता में खटास आ गई। अब वे आपस में मिलते भी तो केवल औपचारिकता के लिए मिलते थे, केवल दिखावे के लिए उनमें नमस्कार प्रणाम इत्यादि होते थे। अब अलगू चौधरी के खिलाफ जुम्मन शेख के मन में कई प्रकार के विचार आने लगे। वे उसके प्राण घातक शत्रु बन बैठे और मौका ढूंढने लगे कि कब उसका बुरा किया जाए। और कहा भी जाता है कि अच्छे कामों की सिद्धि में, अच्छे कामों के होने में बहुत समय लगता है, लेकिन बुरे काम की सिद्धि में, बुरे काम होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। एक ऐसा ही मौका समय ने जुम्मन शेख की झोली में डाल दिया। इस पंचायत से 1 वर्ष पहले अलगू चौधरी
पास के बटेसर गांव में से एक नागौरी बैल की जोड़ी लेकर के आए थे। उन दोनों बैलों जैसा जोड़ मिलना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए आसपास के गांव से भी लोग उनको देखने के लिए आते थे। संयोग की बात, इस पंचायत के 1 महीने बाद ही उन बैलों में से एक बैल मर गया। जुम्मन शेख को मौका मिला। अब वो कहने लगे कि खुदा नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई दोनों देखता है। अलगू चौधरी ने मेरे साथ बुरा किया, इसलिए उसका एक बैल मर गया। अब अलगू चौधरी ने उसके लिए दूसरे बैल की खोज की, लेकिन उन्हें ऐसा मजबूत, ऐसा हष्टपुष्ट बैल नहीं मिला। उसी गांव में एक साहूकार रहते थे जिन्हें समझू साहू कहा गया है। उनकी नज़र इस बैल पर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि अगर यह बैल मुझे मिल जाए तो मैं शहर जाकर के 3-4 बार आना जाना कर सकूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा माल ला करके बेच सकूंगा। इसमें एक शब्द आया है खेप करना, मतलब आना जाना। तो उन्होंने अलगू चौधरी से बात की। 150 रुपये में बात तय हुई। बैल बिक गया। अलगू चौधरी ने घाटे की परवाह नहीं की, क्योंकि उनके अब यह बैल काम का नहीं रह गया था। समझू साहू ने रात देखा न दिन बैल को खेप में लगा दिया, अर्थात माल लाने ले जाने में लगा दिया। उसके उठने बैठने, खाने पीने, चारे की, आराम की कोई व्यवस्था नहीं की। उन्हें केवल माल भरने में मज़ा आ रहा था। बैल बड़ा ही मजबूत हष्टपुष्ट था। अपनी तेज़ गति से जाता और तेज़ गति से आता था, लेकिन वह भी बेचारा क्या करता। कुछ ही दिनों के अंदर वह केवल हड्डियों का ढांचा बन कर के रह गया। एक दिन शाम को लौटते समय जब साहू जी ने उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा, 2 गुने से भी ज़्यादा भार लाद दिया, तो वह पानीदार बैल जो मार नहीं खाना चाहता था, पूरा दम लगा करके दौड़ पड़ा और फिर ज़मीन पर ऐसा गिरा कि कभी उठ न सका। संध्या का समय था। साहू जी ने सोचा कि अब तो यहीं आराम करना पड़ेगा, इसलिए वहीं अपनी बैलगाड़ी पर लेट गए। जब नींद खुली तो देखा कि चारों ओर से उनके तेल के पीपे गायब थे। अपनी अंटी पर हाथ डाला तो रुपए भी गायब थे। ऐसी बुरी खबर के साथ गांव आए तो पत्नी ने रो रो करके हल्ला मचा दिया कि हमें ऐसा बुरा बैल दिया जिसके कारण पूरी कमाई लुट गई, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। अब जब भी अलगू चौधरी साहू जी से पैसे लेने की बात करते तो साहू और सहुआइन यानी कि साहू की पत्नी दोनों लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उनके बीच में बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। साहू जी डंडा लेने अंदर गए ताकि वो अलगू चौधरी को पीट सकें। गांव वालों ने बीच बचाव किया और पंचायत बुलाने का कह दिया। दोनों पक्ष राजी हो गए। दोनों ही पक्षों ने गांव में अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए और फिर वह समय आ गया जब उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक बार पुनः पंचायत बैठी। और इस पंचायत के अंदर जब पंच चुनने की बारी आई तो समझू साहू को ही कहा गया कि भाई आप चुन लीजिए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। यह सुनकर समझू साहू ने जल्दी से कड़क करके कहा, मेरी ओर से जुम्मन शेख। यह सुनते ही अलगू चौधरी का मन बैठ गया। ऐसे लगा किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। जब पंच के पद पर जाकर के जुम्मन शेख बैठे तो अचानक ही उनके मन में यह भाव आए कि अब मैं पंच के पद पर बैठा हूँ, पंच की ज़बान से खुदा बैठता है। यहाँ एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है कि हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान, जब हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हमारा जो व्यवहार होता है वो सुधर जाता है, उसके अंदर सुधार होता है। ठीक ऐसी ही जिम्मेवारी अब जुम्मन शेख के मन पर थी। जुम्मन शेख पंच के पद पर बैठे थे और उन्हें न्याय करना था। तो न्याय की जिम्मेवारी उनके ऊपर आने से उनके मन का मैल दूर हो गया। उन्होंने मन में विचार किया कि मुझे न्याय पर अटल रहना है, सच्चाई पर अटल रहना है और दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान से सुनते हुए बिल्कुल सही निष्पक्ष न्याय करना है। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बातों को रखना प्रारंभ किया और उसके पश्चात जुम्मन शेख ने यह निर्णय सुनाया कि यह सही है कि 150 रुपये में बैल को समझू साहू ने खरीदा। यदि समझू साहू ने उसी समय पैसा दे दिया होता तो आज यह विवाद उत्पन्न नहीं होता। बैल इसलिए मरा क्योंकि वह कोई बीमार नहीं था, बल्कि उसके खाने पीने, रहने, आराम करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई।
समझू साहू ने अपना लालच देख करके उसे रात दिन खेप में ही लगाए रखा। यह बात सुनकर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। कुछ लोग समझू साहू को बैल के साथ निर्दयता करने के कारण दंड भी देना चाहते थे और कुछ लोग चाहते थे कि समझू साहू का भी नुकसान हुआ है इसलिए उन्हें रियायत दे। तो उन्होंने यह फैसला अलगू चौधरी पर छोड़ दिया कि अलगू चौधरी चाहें तो रियायत दे सकते हैं। यह सुनकर के सभी लोग खुशी से झूम उठे और कह उठे, पंच परमेश्वर की जय, कि इसे कहते हैं निष्पक्ष न्याय करना। वास्तव में पंचों की जबान से खुदा बोलता है, ईश्वर बोलता है। वाकई पंचों के सामने कौन खरे को खोटा कह सकता है? यह देववाणी है, यह ईश्वर की वाणी है। जुम्मन अपनी जगह से उठ करके अलगू चौधरी के पास आए और उन्हें गले लगा करके रोने लगे। कहने लगे, मित्र, उस पंचायत के बाद में आपका दुश्मन हो गया था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि पंच के पद पर बैठने वाले व्यक्ति के स्वर में ईश्वर बोलते हैं, खुदा बोलते हैं। इस प्रकार उनकी मित्रता की लता बेल जो मुरझा गई थी वह पुनः हरी भरी हो गई। जुम्मन शेख के मन में अलगू चौधरी के प्रति जो बुरी भावना, जो दुर्भावना थी, वह आंसुओं में बह गई। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी में विशेष रूप से यह बताया गया है कि जुम्मन शेख ने दुश्मनी होने पर भी अलगू के पक्ष में अपना फैसला दिया और अलगू चौधरी ने मित्रता होते हुए भी उनके विरोध में फैसला दिया, क्योंकि उन्होंने सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया था। इसी प्रकार से हमें भी किसी भी के साथ कोई भी कितनी भी गहरी मित्रता हो, सदैव सच्चाई का साथ देना चाहिए। अपने मित्र को सच्ची राह दिखाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसके प्रश्न उत्तर आसानी से, सरलता से कर सकेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।